संसद ने सुरक्षा कारण और राष्ट्रीय साइबर एवं सूचना सुरक्षा एजेंसी की सिफारिश पर सरकारी उपकरणों पर चीन की वीडियो शेयरिंग पर एक ऐप टिकटॉक के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर क्यों टिकटॉक पर लगाया गया बैन, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रिटेन में संसद के टिकटॉक प्रतिबंध के निर्णय से सांसदों और संसद के अन्य कर्मचारियों को आधिकारिक वाईफाई कनेक्शन से जुड़े उपकरणों पर टिकटॉक का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्रिटेन ने इस आशंका के कारण टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है कि चीन के स्वामित्व वाली यह शॉर्ट वीडियो सर्विस सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। सरकार को चिंता है कि टिकटॉक का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी वाइट डांस उपयोगकर्ताओं के बारे में ब्राउजिंग हिस्ट्री या अन्य आंकड़े चीनी सरकार को दे सकती है या दुष्प्रचार और भ्रामक सूचना को बढ़ावा दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अब पाकिस्तान पर क्या फैसला लेगा, इस पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नजरें टिकी हुई है। इस दुविधा के बीच ही IMF की तरफ एक बड़ा बयान दिया गया है। आखिर क्या है IMF ने, देखते इस रिपोर्ट में। IMF ने कहा कि उसे वित्तीय आश्वासन चाहिए ताकि वह पाकिस्तान के लिए कोई कदम उठा सके। पिछले दिनों श्रीलंका को IMF की तरफ से $3 अरब के राहत पैकेज का ऐलान किया गया था। इसमें से $330 मिलियन की तुरंत मदद की बात कही गई थी। यह खबर पाकिस्तान के लिए काफी परेशान करने वाली थी। पिछले 3 सालों से देश को IMF से मदद का इंतजार है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से इस वित्तीय मदद की काफी जरूरत है। वही सऊदी के साथ भी उसकी वार्ता अटकी हुई है। साथ ही जो खेल चीन ने श्रीलंका के साथ खेला था, वही अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। कर्ज के पुनर्गठन पर वह टस से मस नहीं हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के अधिकारियों ने कहा कि चीन के साथ संभावित टकराव के लिए अमेरिका की सेना को तैयार रहना चाहिए। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के अधिकारियों ने कहा कि चीन के साथ संभावित टकराव के लिए अमेरिका की सेना को तैयार रहने के लिए अलर्ट दिया गया है। पेंटागन ने कांग्रेस से रक्षा विभाग के लिए $842 अरब के बजट को मंजूरी देने की अपील की है, ताकि एशिया और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकी सेना को मजबूत किया जा सके। अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने रक्षा मामलों पर विनियोग उपसमिति के समक्ष अपना एक बयान में कहा कि यह एक रणनीति संचालित बजट है जो चीन के साथ हमारी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की गंभीरता से प्रेरित है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कोरिया आए दिन कुछ न कुछ हरकतों को लेकर चर्चा में रहता है। एक बार फिर नॉर्थ कोरिया ने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन। लॉन्च से पहले 59 घंटे पानी में रखा ड्रोन। रेडियो एक्टिव सुनामी की साजिश। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलों के बाद अब अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री ने एक ऐसा न्यूक्लियर ड्रोन तैयार किया है जो रेडियो एक्टिव सुनामी लाने के साथ साथ दूसरे देशों के पोर्ट्स यानी बंदरगाहों को आसानी से तबाह कर सकता है। 21 से 23 मार्च के बीच हुई न्यूक्लियर ड्रोन की टेस्टिंग को खुद नॉर्थ कोरिया ने तानाशाह किम जोंग उन ने मॉनिटर किया। न्यूक्लियर ड्रोन को फायर करने से पहले उसे साउथ हामयोंग प्रोविंस के पास समुद्र में 260 से 490 फीट नीचे 59 घंटे और 12 मिनट तक रखा गया था। नॉर्थ कोरिया ने अपने नए अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन को हाइल नाम दिया है, जिसका मतलब कोरियन भाषा में सुनामी होता है। इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर ड्रोन को आसानी से किसी भी पोर्ट पर भी तैनात किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। की ओर से निर्मित अजय बंगा भारत के 2 दिवसीय दौरे पर है। वह नई दिल्ली में नियमित जांच के दौरान कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। किस प्रतिभाओं से मिलने का था कार्यक्रम, देखते हैं ये रिपोर्ट। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अमेरिका की ओर से नामित अजय बंगा भारत के 2 दिवसीय दौरे पर है। वह नई दिल्ली में नियमित जांच के दौरान कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। अजय बंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात करने वाले थे। बंगा 23 से 25 मार्च तक नई दिल्ली में दौरे पर है। यह उनके 3 हफ्ते के वैश्विक दौरे का अंतिम पड़ाव है। उनका दौरा अफ्रीका से शुरू हुआ, फिर वह लातिन अमेरिका और एशिया पहुंचे। बंगा के नामांकन की घोषणा के तुरंत बाद भारत सरकार ने उनका समर्थन किया था। मिस्र, फ्रांस और ब्रिटेन भी उनकी दावेदारी का समर्थन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
4 साल पुराने एक आपराधिक केस के लिए जो राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है, उसके बाद पूरे देश में राजकीय हलचल मची हुई है और इसी मामले में 2 साल की सजा मिलने के लिए एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी है। आखिरकार क्यों गई राहुल गांधी की सदस्यता, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 4 साल पुराने एक आपराधिक मानहानि में 2 साल की सजा मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। अनुच्छेद 102(1) और 191(1) के अनुसार अगर सांसद या विधानसभा का कोई सदस्य लाभ के किसी पद को लेता है, दिमागी रूप से अस्वस्थ और दिवालिया है या फिर वैध भारतीय नागरिक नहीं है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अयोग्यता का दूसरा नियम संविधान की 10वीं अनुसूची में है। इसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराया जाने का प्रावधान है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है। इस कानून के जरिए आपराधिक मामलों में सजा पाने वाला सांसद या विधायक की सदस्यता को रद्द करने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राहुल गांधी को जिस मामले के लिए दोषी ठहराया गया है वो 4 साल पुराना है। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चारों का सरनेम मोदी क्यों होता है? चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? ये सवाल खड़ा किया था। लेकिन जिन सरनेम को लेकर संसद में लेकर अदालत तक बहस हो रही है, ये आई कहां से? हर सरनेम लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? जानिए इस रिपोर्ट में। माना जाता है कि प्राचीन काल में सरनेम नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे इसकी जरूरत महसूस होने लगी। सरनेम हमें किसी व्यक्ति की जाति, पेशे, स्थान यानी जहां वो रहता है जैसी बातें बताता है। इसी तरह हर क्षेत्र और भाषा में अलग अलग सरनेम है जो कुछ न कुछ बताते हैं। भारत में सरनेम की परंपरा हजारों साल पुरानी मिलती है। कई वैदिक पुराणों में सरनेम यानी उपनाम का जिक्र मिलता है, जो पिता, माता और गोत्र के नाम से लिए गए थे। जब आबादी कम थी तो लोगों को एक ही नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी और उनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो गया तो उपनाम भी रखे जाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गांधी की संसद सदस्यता रद्द की दी गई है। ત્યારે मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत की जो सजा ने कांग्रेस नेता को सुनाई है 2 साल की सजा। लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। मौजूदा स्थिति में राहुल गांधी अब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब राहुल गांधी के पास क्या रास्ते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी इस वक्त अपने करियर के सबसे बड़े संकट से जूझ रहे हैं। राहुल को तो सबसे पहले नियमित जमानत की अर्जी दाखिल करना होगा। अगर 30 दिन के अंदर उन्हें नियमित जमानत नहीं मिलेगी तो उन्हें सरेंडर करना होगा। राहुल को सबसे पहले सेशंस कोर्ट जाना होगा। अगर वहां उन्हें राहत नहीं मिलेगी तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा। लिली थॉमस और लोक प्रहरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2013 और 2018 के फैसलों में जनप्रतिनिधित्व कानून में अयोग्यता से बचने का एक ही रास्ता है कि या तो सजा निलंबित कर दी जाए या फिर दोषी करार दिए जाने के फैसले को निलंबित कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वाले 14 राजनीतिक दलों द्वारा विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में ईडी और सीबीआई के मनमानी इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 5 अप्रैल को सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत सहमत हो गई है। क्या है पत्र में अनुरोध, देखते हैं यह रिपोर्ट। कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी पार्टियां जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने रखा। इस पत्र में उन्होंने कहा था, विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के घोर दुरुपयोग से लगता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता में परिवर्तित हो गए हैं। 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ सबूतों के बिना कथित अनियमितता के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियां भाजपा में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामलों में धीमी गति से चलती है। याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग
साल 2023 की शुरुआत से ही ये नाम सुर्खियों में है। हो भी क्यों नहीं, इसने दुनिया के टॉप 10 अमीरों में से शामिल रहे भारतीय अरबपति गौतम अडानी को इतना बड़ा घाटा कराया, जिससे उबरने में उन्हें लंबा समय लगेगा। अडानी का मामला ठंडा पड़ता इससे पहले ही नाथन एंडरसन के नेतृत्व वाली फर्म ने ट्विटर के फाउंडर जेफ डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक को लपेटे में ले लिया। अब उसका भी अडानी ग्रुप जैसा ही हाल है। क्या आप जानते हैं कौन है नाथन एंडरसन और कैसे काम करती है उनकी रिसर्च फर्म? देखिए इस रिपोर्ट में। नौकरी करते हुए नाथन एंडरसन समझने लगे थे कि शेयर मार्केट में काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। साल 2017 में हिडनबर्ग नाम से अपनी कंपनी शुरू कर दी। रिसर्च फर्म हिडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए कंपनी ये पता लगाती है कि क्या स्टॉक मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी हो रही है। कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इन सब बिंदुओं पर गहन रिसर्च के बाद कंपनी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उसे पब्लिश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गया है। दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाने पर दिल्ली पुलिस ने आपके खिलाफ 136 एफआईआर दर्ज की है। अब आपकी भाजपा को कड़ी फाइट देने की जा रही है, जब जिसको लेकर 30 मार्च को आप देश भर में करेगी कार्यक्रम। क्या होगी रणनीति? देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर तेज हो रहा है। दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाने पर दिल्ली पुलिस ने आपके खिलाफ 136 एफआईआर दर्ज की है। इसके खिलाफ केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर सभा का विरोध जताया। दिल्ली के केजरीवाल को हटाने वाले पोस्टर लगाकर भाजपा की प्रतिक्रिया के बाद आपने घोषणा की है कि 30 मार्च को देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लग जाएंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने यह भी चुनौती दी है कि जब दिल्ली में पोस्टर लगाने की प्राथमिकी दर्ज हुई थी, तब हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लेकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। देश की सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियों संशोधन अधिनियम 2008 यूपीए का एक मामले पर फैसला देते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति भारत में प्रतिबंधित किसी संगठन का सदस्य भी होता है तो उसको यूएपीए के तहत आरोपी मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। फैसले में क्या बोली है फैसले में कोर्ट? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय बेंच ने 2011 के फैसले को उलटते हुए कहा कि 2011 में दिया गया फैसला जमानत देने के मामले में कहा गया था, लेकिन इस फैसले में संविधान की नैतिकता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि यूएपीए और टीएडीए के संवैधानिक वैधता को उन्होंने पहले के फैसले पे बरकरार रखा था। बेंच ने उस दिन जब यह फैसला दिया, तब सुनवाई के दौरान भारत गणराज्य का कोई भी प्रतिनिधि राज्य का पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं था। पीठ ने गणराज्यों को सुने बिना प्रावधानों अपना फैसला दिया, जिससे बचा जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट। पुरानी पेंशन की मांग के बीच केंद्र ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक कमेटी बनाने का निर्णय किया गया है। पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। विपक्ष लगातार पुरानी पेंशन स्कीम को मुद्दा बनाता रही है। देश में 1 जनवरी 2004 से एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम लागू है। देश में पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। हर गैर बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष ये मुद्दा उछाल रहा है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को बड़ा मुद्दा बनाया था और सरकार बनने के बाद इसे लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। अब संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार होता है। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा कटने का प्रावधान नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। सबसे खास बात पुरानी पेंशन स्कीम में यह है कि हर 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है, यानी जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है।
ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। ट्रेडर्स को तगड़ा झटका देते हुए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 25% तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे शेयर मार्केट में काम करने वाले पेशेवरों को बड़ा झटका लग सकता है। सरकार ने फाइनेंस बिल 2023 में संशोधन कर दिया है। इस बदलाव के तहत ऑप्शंस की बिक्री पर जहां पहले 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर 1700 रुपए का टैक्स लगता था, वहीं अब इस रकम पर 2100 रुपए का STT चुकाना होगा। वहीं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बिक्री पर जहां 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर 10,000 रुपए का STT लगता था, वहीं अब STT 25% बढ़कर 12,500 रुपए हो गई है। जानकारों के मुताबिक यह निवेशकों के लिए डबल झटका है। पहले NSE ने डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन हटा दिया और अब STT बढ़ा दिया गया है। ऐसे समय में जब बाजार पहले ही जारी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, वहीं सरकार के इस कदम से शेयर मार्केट की मुश्किल बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। अलगाववादी संगठन वारिस पंजाब डे के प्रमुख एवं अलगाववादी अमृतपाल सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों से जानकारी सामने आई है कि अमृतपाल सिंह यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता चाहता है। क्या है पूरा मामला? क्या देश छोड़ने की फिराक में है अमृतपाल? देखिए यह रिपोर्ट। अलगतावादी संगठन वारिस दे पंजाब के प्रमुख एवं अलगतावादी अमृतपाल सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अमृतपाल सिंह यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता चाहते हैं। अमृतपाल सिंह ने फरवरी में ब्रिटिश नागरिकता के लिए आवेदन किया था। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल की पत्नी किरण कौर ब्रिटेन की नागरिक है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल का आवेदन ब्रिटिश अधिकारियों के पास लंबित है और इन्हें इस मामले पर फैसला लेना बाकी है। खबर है कि अमृतपाल देश छोड़ने की फिराक में है। बता दें कि पुलिस ने 18 मार्च को कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह और उसके संगठन वारिस पंजाब डे के सदस्यों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। गृह मंत्रालय ने लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन और देश के झंडे का अपमान करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। क्या होगी कार्यवाही, देखते हैं ये रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन और देश के झंडे का अपमान करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, जिस पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से उचित कानूनी कार्यवाही करने को कहा था। इस मामले की संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने UPA और PDP की सुसंगतता धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ऐसे लोगों की पहचान में जुटी है जो भारत के नागरिक होने के साथ बाहर रह रहे हैं और देश विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री पर उदयपुर के गांधी ग्राउंड में गुरुवार को 9 संवत्सर पर हुई धर्म सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। इसी को लेकर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ उदयपुर की हाथीपोल पुलिस थाने ने मुकदमा दर्ज किया है। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में 9 संवत्सर पर हुई धर्म सभा में भड़काऊ भाषण देने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उत्तम स्वामी जी ने कहा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चीन चलेंगे। चीन तो चलेंगे ही, लेकिन पहले कृष्ण धाम चलेंगे। उन्होंने आगे सभी को देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे आने को कहा। इसके अलावा उन्होंने मेवाड़ के पराक्रम को बताते हुए मेवाड़ में हुए जौहर के बारे में भी बताया। कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर कहा, कोई मिटा देगा तो डर जाएंगे, एक कन्हैया तो धोखे से चला गया, हर घर में कन्हैया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत के ऐतराज जताने पर भी ओमान में इस्लामिक चरमपंथी जाकिर नाइक को इनवाइट किया गया है, जहां उसने इस्लाम पर बात करने के बजाय भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। आखिर नायक ने क्या जहर उगला है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चरमपंथी जाकिर नाइक ने ओमान में अपनी स्पीच के दौरान भारत के खिलाफ विष उगला। उसे इस्लाम पर स्पीच देनी थी, लेकिन उसने चतुराई से अवसर का इस्तेमाल भारत और मोदी सरकार पर हमला करने के लिए किया। उसने कई ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर भारतीयों ने आपत्ति जताई। उसने कहा, मैं मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों को कुरान पर एक सार्वजनिक बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मंच पर जाकिर ने भारत का जिक्र छेड़ा और कहा कि वहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है। उसने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यालय की बात की, फिर मौजूदा सरकार और RSS पर निशान साधा।
भारत सरकार ने ओमान सरकार को बताया था कि जाकिर नाइक की गिरफ्तारी के लिए मलेशिया सरकार के पास प्रत्यार्पण अनुरोध लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। संसद ने सुरक्षा कारण और राष्ट्रीय साइबर एवं सूचना सुरक्षा एजेंसी की सिफारिश पर सरकारी उपकरणों पर चीन की वीडियो शेयरिंग पर एक ऐप टिकटॉक के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर क्यों टिकटॉक पर लगाया गया बैन, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रिटेन में संसद के टिकटॉक प्रतिबंध के निर्णय से सांसदों और संसद के अन्य कर्मचारियों को आधिकारिक वाईफाई कनेक्शन से जुड़े उपकरणों पर टिकटॉक का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्रिटेन ने इस आशंका के कारण टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है कि चीन के स्वामित्व वाली यह शॉर्ट वीडियो सर्विस सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। सरकार को चिंता है कि टिकटॉक का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी वाइट डांस उपयोगकर्ताओं के बारे में ब्राउजिंग हिस्ट्री या अन्य आंकड़े चीनी सरकार को दे सकती है या दुष्प्रचार और भ्रामक सूचना को बढ़ावा दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अब पाकिस्तान पर क्या फैसला लेगा, इस पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नजरें टिकी हुई है। इस दुविधा के बीच ही IMF की तरफ एक बड़ा बयान दिया गया है। आखिर क्या है IMF ने, देखते इस रिपोर्ट में। IMF ने कहा कि उसे वित्तीय आश्वासन चाहिए ताकि वह पाकिस्तान के लिए कोई कदम उठा सके। पिछले दिनों श्रीलंका को IMF की तरफ से $3 अरब के राहत पैकेज का ऐलान किया गया था। इसमें से $330 मिलियन की तुरंत मदद की बात कही गई थी। यह खबर पाकिस्तान के लिए काफी परेशान करने वाली थी। पिछले 3 सालों से देश को IMF से मदद का इंतजार है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से इस वित्तीय मदद की काफी जरूरत है। वही सऊदी के साथ भी उसकी वार्ता अटकी हुई है। साथ ही जो खेल चीन ने श्रीलंका के साथ खेला था, वही अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। कर्ज के पुनर्गठन पर वह टस से मस नहीं हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के अधिकारियों ने कहा कि चीन के साथ संभावित टकराव के लिए अमेरिका की सेना को तैयार रहना चाहिए। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के अधिकारियों ने कहा कि चीन के साथ संभवित टकराव के लिए अमेरिका की सेना को तैयार रहने के लिए अलर्ट दिया गया है। पेंटागन ने कांग्रेस से रक्षा विभाग के लिए $842 अरब के बजट को मंजूरी देने की अपील की है, ताकि एशिया और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकी सेना को मजबूत किया जा सके। अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने रक्षा मामलों पर विनियोग उपसमिति के समक्ष अपना एक बयान में कहा कि यह एक रणनीति संचालित बजट है जो चीन के साथ हमारी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की गंभीरता से प्रेरित है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कोरिया आए दिन कुछ न कुछ हरकतों को लेकर चर्चा में रहता है। एक बार फिर नॉर्थ कोरिया ने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन। लॉन्च से पहले 59 घंटे पानी में रखा ड्रोन। रेडियो एक्टिव सुनामी की साजिश। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलों के बाद अब अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री ने एक ऐसा न्यूक्लियर ड्रोन तैयार किया है जो रेडियो एक्टिव सुनामी लाने के साथ साथ दूसरे देशों के पोर्ट्स यानी बंदरगाहों को आसानी से तबाह कर सकता है। 21 से 23 मार्च के बीच हुई न्यूक्लियर ड्रोन की टेस्टिंग को खुद नॉर्थ कोरिया ने तानाशाह किम जोंग उन ने मॉनिटर किया। न्यूक्लियर ड्रोन को फायर करने से पहले उसे साउथ हामयोंग प्रोविंस के पास समुद्र में 260 से 490 फीट नीचे 59 घंटे और 12 मिनट तक रखा गया था। नॉर्थ कोरिया ने अपने नए अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन को हाइल नाम दिया है, जिसका मतलब कोरियन भाषा में सुनामी होता है। इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर ड्रोन को आसानी से किसी भी पोर्ट पर भी तैनात किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। की ओर से निर्मित अजय बंगा भारत के 2 दिवसीय दौरे पर है। वह नई दिल्ली में नियमित जांच के दौरान कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। किस प्रतिभाओं से मिलने का था कार्यक्रम, देखते हैं ये रिपोर्ट। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अमेरिका की ओर से नामित अजय बंगा भारत के 2 दिवसीय दौरे पर है। वह नई दिल्ली में नियमित जांच के दौरान कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। अजय बंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात करने वाले थे। बंगा 23 से 25 मार्च तक नई दिल्ली में दौरे पर है। यह उनके 3 हफ्ते के वैश्विक दौरे का अंतिम पड़ाव है। उनका दौरा अफ्रीका से शुरू हुआ, फिर वह लातिन अमेरिका और एशिया पहुंचे। बंगा के नामांकन की घोषणा के तुरंत बाद भारत सरकार ने उनका समर्थन किया था।
मिस्र, फ्रांस और ब्रिटेन भी उनकी दावेदारी का समर्थन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।